हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, गुड, वेरी गुड। हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि क्या है और इसका क्यों यूज करते हैं, क्या इसका उपयोग है? हमने अभी तक देखा था एक समीकरण को बैलेंस करने के लिए, मतलब किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं प्रॉपरली, उसको हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। वो एक सिंपल तरीका है। देखिए, कई मेथड्स हैं लेकिन हम पहले हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। आइए, आपका एक इक्वेशन था जो हम लेकर के चल रहे थे, बस हमको सिर्फ क्या करना था, हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में और उसी के आगे हम बढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या है, Fe प्लस H2O और हमको क्या करना है, मिला हुआ है Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2। आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सेकेंड लेक्चर आप देख रहे हैं, तो आप पहले जय कैरियर फाउंडेशन टाइप करिए, लिखिए क्लास 10th केमिस्ट्री 01, आपको मिलेगा प्रीवियस लेक्चर, उसको आप देखिए, फिर आइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पर आएंगे तो शायद कुछ चीजें आपसे छूट रही होंगी, और अगर कोई चीज छूट रही है तो आपकी मदद करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होगा। आपको ऐसा फील होगा कि लेक्चर कुछ स्पेशल नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको मैं एक चीज बता दूं, किसी भी फार्मूले में कोई चेंज हम नहीं कर सकते। यहाँ जितने भी फार्मूले हैं, इन सारे फार्मूले में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उनकी वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे आप घर से निकलते हैं शुगर लेने और आपको पैसा कम पड़ जाता है, मेडिसिन भी लेना है और चीनी भी लेना है, और आपका पैसा कम पड़ जाता है, तो आप शुगर की या मेडिसिन दोनों की में से किसी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन लाना आपको शुगर ही है। आप नमक नहीं खरीद के ला सकते कि चीनी 40 रुपए किलो है तो नमक 10 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, टाटा साल्ट की स्पेशल नमक ले आएंगे, नहीं ना। मतलब आप फार्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मन करे तो इसको ऐसा सर्कल में बना दीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए, जिससे आप इस फार्मूले के साथ कोई गलती ना करें कि आप छेड़खानी कर दें इसके साथ। पहला चीज। दूसरी चीज, आप इस चीज को ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा जो, जैसे इसमें हमने आपको दिखाया था कि ये बैलेंस है कि नहीं है, चलिए अच्छा आप चेक कर लीजिए। LHS और RHS दोनों में चेक करना है। LHS है ये और ये है आपका RHS। LHS में क्या है, Fe है, H है और O है। Fe के 1 मॉलिक्यूल्स हैं, H के 2 और H ऑक्सीजन के 1, यही है। आइए RHS में चेक करते हैं। RHS में Fe है, H है और O है, यही है। अब इसमें हमको देखना चाहिए कि Fe में कितने हैं, 3, H के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और O के कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस है, मतलब LHS में भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और RHS में भी 2 ही हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन तत्व तो बैलेंस है, लेकिन आयरन डिस्टर्ब है और ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब है। हमको इस चीज का, अभी इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। मतलब ये क्या है, अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, हमको इसको बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा जो चेंज है ऑक्सीजन में है। पहले हमें ऑक्सीजन को मैनेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए। फार्मूले के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और ना ही आप जैसे Fe3 है तो Fe4 नहीं लिख सकते आप। यहाँ फिर भी Fe3 3 से यहाँ नहीं, मतलब डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो आप करिए, इसमें क्या चेंज हो सकता है, आइए चेक करते हैं। जैसे यहाँ Fe है, यहाँ O की 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ सबसे बड़े तत्व को पहले मैनेज करिए, सबसे बड़े तत्व को पहले बैलेंस करिए, उसके बाद आप कुछ करेंगे। यहाँ O के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ O के सिंगल। अगर मैं इस O में, LHS में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसमें, पूरे तत्व में, मतलब 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, 4 कर दूं H2O, तो ये बनेगा क्या, ध्यान से देखिए इसको, ये हो जाएगा
एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो 4H2 और इंटू बनेगा O4, तो 4 टू जा 8, अगर मैं ऐसे बोलूं तो H के 8 मॉलिक्यूल्स हैं और O के 4। O तो बैलेंस हो गया लेकिन H डिस्टर्ब हो गया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब आप क्या करेंगे, H में इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, Fe के साथ कुछ भी नहीं, 4H2O, और आपको मिलेगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब इधर देखिए, ये H के 4 टू जा 8, H8 हो गया और यहाँ H2 ही है। अगर हम 4 से यहाँ भी बैलेंस कर दें तो ध्यान से देखिए, O4 और H 4 टू जा 8, यहाँ भी 4 टू जा 8। क्या ये फार्मूला डिस्टर्ब है? फार्मूले के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, आगे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर देखिए, आसानी से पढ़ाने का, धीरे धीरे पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको डीपली नॉलेज और एक ही लेक्चर देखने पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आखिर आया कैसे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब देखिए, अब यहां H बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया, अब बचा क्या? Fe और Fe। अगर हम यहां Fe में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ध्यान से देखिए, Fe3 3Fe मतलब Fe3 हो गया, 4 टू जा 8H, 4 टू जा 8H, O4 1 जा 4, 4 O कितना है? 4, O4 बैलेंस हो गया। चेक करिए, Fe यहाँ कितने हैं? Fe यहाँ 3 है, LHS की बात कर रहे हैं। H कितना है? H है 8 मॉलिक्यूल्स और O के 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ है। इसमें देखिए, Fe के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, H के 4 टू जा 8 मॉलिक्यूल्स हैं और O के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये बैलेंस हो गया? बोलिए, क्या ये बैलेंस है? आपको स्पष्ट दिख रहा है ना? ध्यान से देखिए, ये जो तरीका है आपने जो यूज किया है, अभी आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया है। कौन सा मेथड यूज किया है? हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब समीकरण को, अब आप लिख सकते हैं, समीकरण को संतुलित करने की यह विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। आपको समझ में आया आपने इसको किस तरीके से बैलेंस किया? आपको मैं फिर अभी बता देता हूं कि आप किसी भी फार्मूले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, आप इजीली इसको सॉल्व करते जाएंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। जब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा तो इस मेथड को ही हम क्या कहेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? आइए अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के काइंड्स, प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। करें? आइए देखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, जिससे आपका यह खूबसूरत चैनल आपको अच्छे कंटेंट आपके पास तक घर पर बैठे लॉकडाउन की स्थिति में भी दे सके। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे किसका? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं ये आप ऐसे आसानी से नहीं कह सकते। आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार का नहीं, कैसे जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं? आइए देखिए,
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मिश्रण में ना तो, एक चीज आप कॉन्सेप्ट में रखिए कि जो आपका मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में ना तो बाहर कोई और ना ही अंदर, बाहर से अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी परमाणु ना तो उस मिश्रण से, मिक्सचर से बाहर जा सकता है और ना ही उस मिक्सचर में बाहर से कुछ भी आ सकता है। जब कुछ बाहर नहीं जा सकता, नहीं आ सकता, तो ये क्या करते हैं, ये आपसी जो बॉन्ड होते हैं, आबंध होते हैं, उनको टूटने व जुड़ने से नए तत्व का निर्माण करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मिश्रण से ना कोई परमाणु बाहर जाता है और ना ही बाहर से अंदर आता है, परंतु इसके आपसी आबंध टूटने व जुड़ने से नए तत्वों का निर्माण होता है। ये जो होते हैं वो मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। पहला आपका है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। फ्यूजन रिएक्शन, क्लियर? अब ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? मतलब इसके नाम से क्लियर हो रहा है, संयोजित होने का मतलब जोड़ना। संयोजन मतलब क्या दिख रहा है आपको? जुड़ना। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना? आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक मिलकर संयोग करके एकल तत्व का निर्माण करते हैं, एकल मतलब एक तत्व का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C प्लस O2। C किस में होगा? सॉलिड में। कार्बन किस रूप में होगा? सॉलिड के, मतलब ठोस के रूप में। और ऑक्सीजन किस में होगा? गैस के रूप में। तो आपको एक नया तत्व मिल जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल जाएगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। आइए दूसरा देख लीजिए, एक और देखते हैं। 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, आप इसको क्या कह सकते हैं? H2O। और बैलेंस करना है, दो ये भी है और दो दूना चार ये है, इसका मतलब दो से मल्टीप्लाई कर दें, 2H2O। क्या मिल जाएगा आपको? 2H2O। इसमें एक खासियत है, देखिए नोट, जिन अभिक्रियाओं के दौरान उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जब रिएक्शन करती हैं तो उसमें से हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट, उष्मा निकलता है। जिसमें से उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, जिसको हीट, उष्मा देने पर वो अभिक्रियाएं करती हैं, उनको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो रहा है? जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन होता है उनको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उष्मा को शोषित करता है, मतलब उसको उष्मा देने पर केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? आइए देखते हैं। जैसे इसका अब उष्माक्षेपी का मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें। क्या है? CH4 प्लस O2 2O2 और रिएक्शन करके देगा CO2 प्लस मिलेगा 2H2O 2H2O और प्लस आपको मिल जाएगा हीट, जिसे हम उष्मा कहते हैं या उष्मीय ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं। आपको मिल जाएगा क्या? उष्मीय ऊर्जा। आइए देखिए CH4। अच्छा, जो CH4 है वो किस रूप में है? गैस के रूप में है। किसके रूप में है? गैस के। 2O2 ऑक्सीजन किसमें के रूप में है? गैस के रूप में है। जो CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलेगा, वो किस रूप में मिलेगा? गैस के रूप में मिलेगा। जो H2O मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? गैस के रूप में मिलेगा। और आपको मिल जाएगा क्या? उष्मा। इसमें देखिए उष्मा निकल रहा है, प्लस उष्मा है ना, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये किसका उदाहरण है? ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। और ऐसे ही होता है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लेकिन आइए एक और एग्जांपल ले लें ऊष्माक्षेपी का, उसके बाद तब आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ाते हैं या उसके बाद अग्नि केमिकल रिएक्शन पढ़ाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। C6H12O6 प्लस 6O2, अब क्रिया करेगा क्या देगा 6CO2 और क्या मिलेगा प्लस 6H2O प्लस आपको मिल जाएगा क्या हीट एनर्जी। क्या मिल जाएगा? हीट एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ये किसका फार्मूला है, याद है आपको? ये है ग्लूकोज का फार्मूला। किसका फार्मूला है? ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, याद कर लीजिए तुरंत। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। O2 क्या है? ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन है के दो मॉलिक्यूल्स। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। H2O पानी है। अब ध्यान से देखिए मिलेगा किसके रूप में? जैसे ये ग्लूकोज किस रूप में है? ये जलीय रूप में है। जलीय को हम एक्वस कहते हैं। AQ मतलब क्या होगा? जलीय। अगर AQ कहीं लिखा है तो आप उसको समझिए जलीय लिखा है, और कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में हिंदी में लिखा मिलेगा क्या? जलीय। दूसरा देखिए आप O2 किस रूप में है? ये भी एक्वस के ही रूप में है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? ये भी एक्वस के ही रूप में मिलेगा। लेकिन जो ये पानी मिलेगा ये किस रूप में मिलेगा? लिक्विड के रूप में मिलेगा। और साथ में आपको ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी मतलब ऊष्मीय ऊर्जा भी आपको मिलेगा। क्लियर हो? समझ में आ रहा है? ये चीज सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? क्लियर हैं? अब हम आपसे बात करते हैं, दूसरा आपका है वियोजन अभिक्रिया। क्या है आपका? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? लगभग ये लेक्चर हो चुका है 17-18 मिनट का होगा, कोई बात नहीं, लेक्चर को हम यहीं पास छोड़ करेंगे। वियोजन अभिक्रिया बता दें जिसमें एक एकल तत्व टूट करके दो या दो से अधिक तत्वों में बिखर जाते हैं, उनको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उनको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब अगर आप अगले लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या चीज होती है। मतलब जब एक तत्व, एकल तत्व दो या दो से अधिक तत्वों में टूट करके बिखर जाते हैं, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज वियोजन अभिक्रिया, या क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, तैयारी करते रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।